Okay, good afternoon all. Good afternoon, ma'am. Okay, let's continue this chapter. We have discussed in this chapter what we have discussed, land resources and agriculture. We have discussed the categories of land. Okay, कौन कौन सी कैटेगरीज में हम जो इंडिया की लैंड है उसको कैटेगराइज किया गया है? इन फॉरेस्ट, है ना, बैरन वेस्टलैंड एंड लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में रखा गया है. ठीक है, पास्चर्स, ग्रेजिंग लैंड के अंदर उसको रखा गया है. ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स में उसको रखा गया है ना. कल्चरेबल वेस्ट लैंड में रखा गया है. इसके अलावा करंट फेलो अदर देन करंट फेलो एंड नेट एरिया सोन. यहाँ कोई डाउट आपको किसी भी तरीके का? देन जो चेंजेस देखने को मिलता है ना, लैंड यूजेस जो है लैंड का, वो जो चेंजेस हैं वो हम लोगों के जो रीजन हैं वो क्या क्या रीजंस रहे हैं. साइज ऑफ इकोनॉमी की वजह से लैंड के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी की वजह से, एंड जो लैंड पे जो आपका एक्टिविटीज की वजह से जो प्रेशर है लैंड पे, उसकी जो वजह से जो लैंड का यूज है वो चेंज हुआ है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस India has undergone major changes within the economy over the past 4 or 5 decades. अब आपको पता है कि पिछले लास्ट जो 4 और 5 डिकेड्स हैं वहां पर आपको काफी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड दिस हैज इन्फ्लुएंस द लैंड यूज चेंजेस. तो उसकी वजह से हमारे क्या, जब एक्टिविटीज में जब चेंजेस आता है तो किसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? लैंड के यूजेस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कंट्री के. दिस चेंजेस बिटवीन 1950-51 एंड 2014. मैम आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी. किसी को भी नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है. तो बेटा आपका फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है. अगर सबको नहीं आ रही तो यहाँ से प्रॉब्लम होती. सो देखिए 1950-51 से लेकर 2014-15 तक जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो हम इस टेबल में देख लेते हैं. ये देखिए, लुक एट इन योर बुक्स एवरीवन. ओके, ये देखिए लैंड का कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर. फॉरेस्ट जो लैंड है वो पहले आप देखेंगे कि 1950-51 के अंदर 17% है, जो कि बढ़कर इंक्रीज हो गई है 23.3 पर. ओके, अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जो है वो भी यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. ओके, देन यहां पर देखिए जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इंक्रीज ही हुई हैं, कुछ डिक्रीज भी हुई हैं. देखिए बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो 13.4 था, जहां पर जो डिक्रीज होकर कितना हो गया है, 5.5 हो गया है. देन पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, यहां पर इंक्रीज करता हुआ दिखा रहे हैं. लेकिन यहां पर ये डेटा क्या करना भूल गए हैं, ये चेंज करना भूल गए हैं. अगर हम अभी स्टडी करेंगे तो वहां पर जो पास्चर और ग्रेजिंग लैंड है वो डिक्रीज हुई है. ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं एरिया अंडर द ट्री एंड क्रॉप्स, जो ग्रोव्स हैं वो अगर आप देखेंगे वो भी यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पर पहले 8 था, अब 4 ही रह गया है. ठीक है, देन फेलो अदर देन करंट फेलो, ये क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है आपका. देन करंट फेलो कितना हो रहा है, ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हुआ है. देन नेट एरिया सोन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. ओके, तो ये कुछ डेटाज हैं आपके जो कि 1950-51 से लेकर 2014-15 तक का बताते हैं कि कौन सी जो लैंड कैटेगरी है वो इंक्रीज हुई है और कौन सी लैंड कैटेगरीज डिक्रीज हुई हैं. ओके, नाउ अब देख लीजिए, इनकी स्टडी कर लेते हैं. Four categories have undergone increase while 4 have registered declines. तो अगर ये जो कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं, अभी जो हमने ग्राफ देखा उनमें से 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि इंक्रीज हुई है, यानी कि बढ़ी है. ओके, और 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें क्या देखने को मिलता है, डिक्लाइंस देखने को मिलता है, रिड्यूस हुई हैं. ओके, शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, करंट फेलो लैंड
एंड नेट एरिया सोन हैव शोन एन इंक्रीज। तो अगर आप अभी ग्राफ देखा उसके अंदर आपने क्या देखा कि जो अंडर फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो बढ़ा है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड वो बड़ी है, करंट फैलो लैंड वो बड़ी है, और नेट एरिया सोन जो एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड अबाउट दीज इंक्रीजेस। अब देखेंगे कि रीजंस क्या हैं जो कि ये लैंड जो है वो इंक्रीज होने के क्या क्या रीजंस हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो लैंड डिक्रीज हुई है उनके क्या क्या रीजंस हैं। ओके, द रेट ऑफ इंक्रीज इज हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब वापस से एक बार ग्राफ को देख लेते हैं। अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, सबसे ज्यादा जो लैंड इंक्रीज हुई है वो किस सेक्टर में हुई है? नॉन एग्रीकल्चरल यूज के अंदर हुई है। ये देखिए 3.2 से सीधा कितना जा रहा है? 8.7 जा रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं? नेट रेट कैसे निकाली जाती है? देखिए आपके निकालते हैं, ये जो ओल्ड डेटा है इनटू न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ठीक है। यानी कि कैसे रखेंगे? 8.7 माइनस 3.2 अपॉन 3.2 इंटू 100। नेट वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके इसकी नेट वैल्यू निकाल ली जाती है कि कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा, मैं जस्ट जनरली बता रही हूं आपको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर देखने को मिलता है तो किस सेक्टर में मिलता है? एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर मिलता है, ठीक है। क्या रीजन है इसके? बताइए, टेल मी। अभी कल की स्टडी से ही आपको पता चल सकता है, बता सकते हैं आप लोग आंसर। बताइए क्या है? टेल मी। दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज इंक्रीजली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर। अब सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी का वो कहां से आता था? एग्रीकल्चर से आता था। आज के टाइम पे कहां से आता है? इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कौन करता है? इंडस्ट्रियल एरिया करता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर करता है। तो जो लैंड है, जो लैंड थी एग्रीकल्चर लैंड है, उसका यूज आजकल कौन कर रहा है? नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स ने ले लिया है। दैट्स व्हाई कि ये हो रहा है कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो इंक्रीज हो गई है, और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो डिक्रीज हो रही है वहां पर, ठीक है। एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ने ले ली है, ठीक है। हम लोग रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, ओके, ये सारी चीजों ने ले ली है। ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स। इसके अलावा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। तो जो लैंड है वो कहाँ यूज में आ रही है? सेटलमेंट्स में यूज आ रही है। हैज एडेड टू द इंक्रीज, ओके। दस द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इज इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंसेस ऑफ वेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड। हमने सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को ही नहीं लिया इसके अंदर, हमने जो वेस्ट लैंड पड़ी थी उसको भी इसी में इन्वॉल्व कर लिया। समझ में आया? इस वजह से ये इतना ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहां से कोई डाउट आपको? देखिए अब नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट हैज एक्सप्लेन्ड बिफोर। देखो शेयर अंडर फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमने प्रीवियस लाइन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि चलिए मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि ये एरिया है, ठीक है, ये एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर कुछ एरिया था उसको भी फॉरेस्ट में इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया जो है, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट बोल दिया गया इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस कि एक्चुअल फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इस एरिया को इसके अंदर ले लिया। तो इसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट एज एक्सप्लेन्ड बिफोर कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय इंक्रीज इन द डिमार्केटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट रादर देन एन एक्चुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। फॉरेस्ट एरिया बढ़ा जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये तो क्या थी, जो लैंड साइड में जो थी जहां पर ग्रो हो रहा था थोड़ा बहुत, तो उसको रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया अगर टोटली देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है, बट एक्चुअल फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, ओके।
Then next is the increase in current fallow cannot be explained from information pertaining to only 2 points. The trend of current fallow fluctuates a great deal over years depending on the variability of rainfall and cropping cycle. अब ये जो लैंड होती है, ठीक है, करंट फैलो जो है वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि यहां पर इसमें क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि इंक्रीज ही हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती है रेन पे, ठीक है। क्रॉपिंग साइकिल जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है, रेन पे। अगर रेन होगी तो वहां पे क्रॉपिंग होगी, नहीं होगी तो वो वेस्ट पड़ी रहेगी, ठीक है, फैलो पड़ी रहेगी, खाली पड़ी रहेगी। ओके, देन नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन नेट एरिया shown is a recent phenomena due to use of cultivable wasteland for agriculture purpose, before which it was registered a slow decrease. There are indications that most of the decline had occurred due to the increase in area under non-agriculture use. Note the expansion of building activity on agriculture land in your village and cities. अगर हम बात करते हैं नेट जोन एरिया की, जहां पर क्या हो रही है, खेती की जाती है, ठीक है, और सारा काम किया जाता है, बुआई से लेकर पूरी कटाई तक का जो काम किया जाता है, ठीक है, तो वो सारी जो लैंड है वो तो हुआ है इंक्रीज, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, प्रोडक्शन उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन लैंड को वहां पर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है वहां पर, ये कहने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, जो वेस्ट लैंड थी उसको भी यूज किया है वहां पर उसके अंदर, इस वजह से एग्रीकल्चर पर्पस की वजह से अब हर जगह हम लोग वेस्ट लैंड को यूज नहीं कर सकते हैं, अब बहुत ज्यादा हार्ड होती है तो वहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, ये तो था कुछ इंक्रीज होने वाली कैटेगरीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 4 कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड ए डिक्लाइन आर बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है। अब जो डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कि जो कैटेगरीज है जो कम हुई है, वो कौन कौन सी है, देखिए, पहली है बैरन एंड वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर पास्चर एंड ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड्स। ये कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो कि कम हुई हैं, ठीक है। क्या रीजंस है इनके कम होने के, वो देखते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन फॉर द डिक्लाइन ट्रेंड्स। अब देखिए, नंबर 1, एज द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज्ड both from the agriculture and non-agriculture sector, the wastelands and cultivable wasteland have witnessed decline over time। देखिए, अब क्या हो रहा था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर भी लैंड यूज हो रहा है, इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर को भी तो बढ़ाना है ना, उसको थोड़ी ना है कि कम कर दो, ठीक है। तो ये प्रेशर किस पे था, लैंड पे था। तो हमने क्या किया, जो लैंड वेस्ट पड़ी है उसको भी हमने यूज कर लिया, और जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड तक के लिए छोड़ी गई है, उसको भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो ये सारी जो लैंड है उसको हमने क्या, किसमें यूज कर लिया, एग्रीकल्चर में यूज कर लिया, और नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उसके अंदर लैंड को यूज कर लिया। तो उसकी वजह से ये क्या देखने को मिला कि जो लैंड का यूज है वो कम होने लगा। ओके, सॉरी, लैंड का यूज तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो बैरन और वेस्ट लैंड है उसका डिक्लाइन हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या रीजन है, द डिक्लाइन इन लैंड अंडर पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, illegal enroachment due to expansion of cultivation on common pasture land is largely responsible for this decline। अब देखिए क्या होता है कि ये जो लैंड होती है, पास्चर जो लैंड होती है, वो गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, या फिर आप जैसे कह सकते हैं कि गांव वगैरह के अंदर पंचायत के अंडर में होती है, ठीक है, कॉमन यूज के लिए होती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये पास्चर लैंड है, अब यहां पर किसी का खेत है, यहां पर किसी का खेत है, तो ये क्या करेगा, अपनी बाउंड्री को बढ़ा लेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, इलीगल तरीके से इस बाउंड्री को, पास्चर लैंड को क्या कर रहे हैं, अपने अंडर में कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो पास्चर लैंड है वो कम हो गई, यस और नो। तो ये जो इलीगल प्रोसेस लगाए जाते हैं, इनकी वजह से भी आपकी जो पास्चर लैंड है वो कम हो रही है धीरे धीरे।
समझ में आया यहाँ पे, नहीं आया बताइए? यस मैम। है ना? अब देखिए नाउ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस क्या होते हैं? लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनरशिप कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर टू ब्रॉड हेड्स, प्राइवेट लैंड एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। देखो सीपीआरस के अकॉर्डिंग जो ऑनरशिप के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं लैंड को तो वो टू पार्ट्स में होती है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो प्राइवेट कौन सी होती है? जो इंडिविजुअल पर्सन की होती है। ठीक है, कॉमन जैसे कि पास्चर लैंड हो गया, किसी गवर्नमेंट या किसी कम्युनिटी के अंडर के अंदर होती है, तो वो कॉमन, जो एक गांव के अंदर है तो वो सारे के सारे जो पर्सन्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि यानी कि ऐसा नहीं है कि वो यूज करने के बजाय उसको खराब कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको जैसे कि फूड व्हीकल लेना है, फ्यूल लेना है, फ्यूल पर्पज से जो भी चीजें लेनी है, कोई फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं, ग्रास कलेक्ट करनी है, वो सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं। देन अब देखिए इसमें क्या बताया गया, while the former is owned by an individual or a group of individual, the later is owned by the state meant for the use of community। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया? सिर्फ आपका जैसे खुद का फार्म है वो यूज हो कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई? जिसके अंदर की सारे लोग जो हैं वो मिलकर उसको, एक कम्युनिटी जो है वो उसको यूज करती है। सीपीआरएस प्रोवाइड फॉर्डर फॉर द लाइफ स्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड। अब देखिए वो क्या क्या यूज करते हैं। सीपीआर को पहले यहां पे समझ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सीपीआर की पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। सीपीआर कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स where every member has the right to access and use with specified obligations without anybody having property right over them। यानी कि यहां पर किसी का भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है, उसको पूरी जो कम्युनिटी है वो उसको यूज कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? जैसे रिसोर्सेज जो है, वहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज कर सकती है। उसको यूज करने का लोगों को राइट्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको खराब कर दे। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट, पास्चर लैंड, विलेज वाटर बॉडीज। अब देखो कैसे क्या क्या होते हैं एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गया, पास्चर लैंड्स हो गए, विलेज वाटर बॉडी हो गई, एंड अदर पब्लिक स्पेस वेयर ए ग्रुप लार्ज देन ए हाउस होल्ड और फैमिली यूनिट एक्सरसाइज राइट टू यूज एंड कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ सीपीआरएस। तो अगर आपसे पूछा जाए सीपीआरएस क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स देने हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए? कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गई, पास्चर लैंड हो गया, वाटर बॉडी हो गई। ठीक है, किसी भी विलेज की जो वाटर बॉडी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉमन पर्सन ही है वो वहां पर उसको यूज कर रहा है। ठीक है, पूरा जो वहां के लोग हैं वो सारे उसको यूज करते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। अब इसमें देख लीजिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सीपीआरएस प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? फॉर्डर फॉर द लाइफ स्टॉक एंड फ्यूल फॉर द हाउस होल्ड अलॉन्ग विथ अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स है, नट्स है, फाइबर है, मेडिसिनल प्लांट्स हो गया, एसेट्रा। ओके, इन रूरल एरिया सच लैंड इज ऑफ पर्टिकुलर रेलिवेंस for the livelihood of the landless and marginal farmer and other weaker sections, since many of them depend on income for their livestock due to the fact that they have limited access to land। गांव में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में जमीनें नहीं होती हैं। ठीक है, ज्यादा जमीनें नहीं है तो गांव में तो वैसे ही एग्रीकल्चर ही मेन वर्क होता है, तो उनके पास में कोई वर्क नहीं होता है, तो वो वहां से बहुत सारी चीजें जो है कलेक्ट करते हैं, लकड़ियां कलेक्ट करते हैं या कुछ और भी, तो उनसे वो अपना जो जीवन है वो चलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं लोगों को उसके, तो आप क्या क्या बताएंगे कि लोगों को फॉर्डर मिलता है, वहां से फ्यूल कैन अवेल करा सकते हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो वहां से ले सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट है वो वहां से ले सकते हैं। ओके, और ये वीकर सेक्शन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल्स रहते हैं क्योंकि ये लोग वहां पे अपनी इनकम के लिए यहाँ पर डिपेंड रहते हैं। ओके, देन सीपीआर ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन एज मोस्ट ऑफ द फॉर्डर एंड फ्यूल कलेक्शन इज डन बाय देम इन रूरल एरियाज। ये वुमेन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ से जो
वुमेन्स हैं मोस्टली फॉडर कलेक्ट करती है, फ्यूल कलेक्शंस यहीं से किया जाता है रूरल एरियाज के अंदर। दे हैव टू डिवोट लॉन्ग आवर्स इन कलेक्टिंग फ्यूल एंड फॉडर फ्रॉम ए डिग्रेडेड एरिया ऑफ सीपीआर, और वो काफी जो टाइम है वो लगाती है वहां पर कलेक्ट वगैरह करने के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर उनका जो काम है वो वहां से चल जाता है कॉमन, उनको अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है, खरीदने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सीपीआर का मतलब समझ गए आप, यहाँ पे मीनिंग समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए, बेनिफिट समझ गए, कोई डाउट? नो मैम। ओके, नाउ एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड है यानी कि जो जहां पर खेती की जाती है, ठीक है, उसके यूज कैसे है इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर इज ए प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। इन अदर वर्ड, contribution of land in agriculture output is more compared to its contribution in the output in the other sector. Thus, lack of access to land is directly correlated with incident of poverty in rural areas. अब अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि सेकेंडरी और टर्शियरी है ना, यहां पर अगर आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड का यूज जो है ना वो ज्यादा होता है। सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर हमें बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है वो हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो लैंड कहाँ जरूरत आ रही है, यहां पर ज्यादा जरूरत आ रही है ना, टू कंपेयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज क्वालिटी ऑफ लैंड। क्वालिटी की अगर हम बात करें है ना, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर लैंड की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब कि वहां जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर अगर हम करते हैं तो वहां पर लैंड की क्वालिटी जरूर देखी जाती है, लेकिन टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वहां पर क्वालिटी ऑफ लैंड कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लैंड हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विच इज नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटी। ओके, तो क्वालिटी जो है कहां जरूरत है, प्रोडक्शन में वो जरूरत है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर क्या करेगा, अगर वहां पर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होगी। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर एक्टिविटीज की, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज की, वहां पर क्वालिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज in rural areas, aside from its value as a productive factor, land ownership has a social value and serve as a security for credit, natural hazards or life contingencies and also add to the social status। अगर हम गांव में बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कि नेचुरल हजार्ड्स आ गए, ठीक है, या फ्लड आ जाता है या ड्राउट आ जाता है, तो वो एक तरह से उनकी क्या होती है, एसेट होती है, तो वो वहां पर क्या कर सकते हैं, बेच के पैसा ले सकते हैं, या एक तरह से उनके पास में क्या होती है, सोशल वैल्यूज होती हैं, वो सिक्योरिटी का काम करती है उनके लिए। ठीक है, कि अगर उनके पास कुछ नहीं है तो जमीन बेच के ही पैसा ले लिया और कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और कैसी सिचुएशन में, जैसे कि नेचुरल हजार्ड के अंदर है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरीके के भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें वो उसके लिए क्या काम करती है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रहती है रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, प्रोडक्टिव फैक्टर रहता है ये। यहां तक समझ में आया आपको? कोई भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिए। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को। कोई डाउट है तो पूछिए पहले तो। कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिख लीजिए। राइट डाउन सम क्वेश्चंस। What are the three economic factors that affect land use? Okay, the next question is, ग्राफ से पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। which land use category
has shown the highest increasing trend. ओके, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहां पर इंक्रीज जो हुआ है, यूज जो हुआ है लैंड का, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? कौन सा बताइए? इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट परसेंटेज इन रिपोर्टिंग एरिया has increased in that category during the given period. Write down. Is my question is visible to you? Yes. You just take the screenshot from here, na? Okay? Yes, ma'am.